वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फाइनेंस की। ये कोर्स एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है फाइनेंस का, जिसमें आप सीखेंगे कि मनी क्या है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स क्या हैं, कैसे कैसे जो मनी है वो फ्लो करती है और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा पार्क कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोर्स एक इन्फॉर्मेटिव कोर्स रहेगा जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस, जिस पे आप किस तरह से पैसा कहाँ लगा सकते हैं और किस किस तरह से आप उससे अपॉर्चुनिटीज़ कैच कर सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ सीज़ करना चाहते हैं जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी, वो हम आपको इस कोर्स में बताने वाले हैं बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर में। थैंक यू। लेक्चर 1 इज़ मनी। तो सबसे पहले अगर आपको फाइनेंस समझना है, आपको सबसे पहले समझना होगा कि मनी क्या है एंड हाउ इट डिस्टिंग्विश। बिकॉज अगर हम बात करें तो हमारा हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक तरह की मनी ही है, और अगर हम मनी समझेंगे तभी हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को समझ पाएंगे, तभी हमारा आगे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी के साथ। ये डेफिनेशन है मनी की विकिपीडिया के अकॉर्डिंगली। आई विल रीड इट फॉर यू। इसमें ये कहा गया है कि मनी इज़ एनी आइटम और वेरीफाइबल रिकॉर्ड दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट सच एज टैक्सेस। अब इसमें आपको जो 3 वर्ड जो बेसिकली समझने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कि जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड कौन सी चीज़ होती है? अगर आप जाते हो, आप सपोजिटली यू आर स्टूडेंट्स ऑफ लाइक फॉर एग्जाम्पल +2 क्लास, तो आप 10th का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो कहीं पर भी, आप CBSE बोर्ड का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हो और किसी को दिखाते हो, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा हाँ आपने 10th तक पढ़ा हुआ है और 10th का सिलेबस आपको आता है, बिना आपका टेस्ट लिए भी, क्योंकि आप 10th का एक सर्टिफिकेट लेकर गए और आपने उन्हें चेक करवाया। क्यों वो जनरली एक्सेप्टेड क्यों है? क्योंकि सबको ट्रस्ट है कि CBSE अपने एग्ज़ाम्स प्रॉपरली कंडक्ट कराता है, उसमें चीटिंग नहीं होती, उनका सिलेबस अप टू द मार्क है, और उनकी जो चेकिंग है, जब आपका एक टेस्ट हो जाता है पहले तो वो करवाता अच्छे से है टेस्ट, फिर उसकी चेकिंग भी अच्छे से होती है और आपको प्रॉपर एक तरीके से ग्रेड्स दिए गए हैं। तो आपका पास या फेल सर्टिफिकेट जो है वो एक जनरली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेट है। तो उसकी एक्सेप्टेंस कहाँ से आती है? ट्रस्ट ऑन CBSE बोर्ड या फिर ट्रस्ट ऑन ICSE बोर्ड या ट्रस्ट ऑन PSEB बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया। अगर आप सपोजली अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी अपने स्कूल के नाम का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, राइट, तो शायद हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन आए, बिकॉज उसके ऊपर ट्रस्ट कंपैरेटिवली कम है। डिपेंड करता है अब आपके कॉलेज के ऊपर ट्रस्ट कितना है, अपने कॉलेज की रेपुटेशन कितनी है या स्कूल की रेपुटेशन कितनी है, बट उसका ट्रस्ट मैटर करेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी रेपुटेशन कितनी है। बट CBSE और ICSE बोर्ड को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, PSE आपके स्टेट बोर्ड्स को भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ट्रस्ट जनरली एक्सेप्टेड का मतलब है कौन सी चीज़ जनरली एक्सेप्टेड होगी? जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा। और अगर मनी जो चीज़ जनरली एक्सेप्टेड है, इसका मतलब मनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी है, वो तभी जनरली एक्सेप्ट हो रही है, राइट। अगर कोई भी चीज़ है, सपोजली अगर आप जा कर के एज अ पेमेंट ऑफ गुड्स किसी को गोल्ड में पे कर सकते हो, किसी को रुपी में पे कर सकते हो, तो रुपी लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उस रुपी में लोगों को ट्रस्ट है कि अच्छा इसकी वैल्यू सच में 100 रुपीज़ है। अगर आप उसे 100 का नोट दे रहे हो तो जनरली एक्सेप्टेड कब होगा? जब ट्रस्ट होगा। दूसरी बात है कि इट्स अ पेमेंट ऑफ गुड्स। पेमेंट्स ऑफ गुड कब होगा? कि आप किसी गुड को पेमेंट के लिए कब दे पाओगे? किसी भी जैसे गुड या सर्विसेज की पेमेंट कर पा रहे हो अगर किसी मनी से, तो क्या है इसका मतलब? कि उसमें एक इनहेरेंट वैल्यू है। वैल्यू कैसे है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे लिए सपोजली एक ऐसे लिख दो, राइट, तो उसने बोला कि मुझे पैसे चाहिए, तो आपने बोला कि ये मेरा पेन रख लेना, राइट, तो आपका 10 रुपये का पेन है फॉर एग्जांपल, तो आपने उससे 10 रुपये का पेन में पेमेंट कर दी। वो मान भी गया। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस पेन की वैल्यू जो 10 रुपये है, राइट। अगर आपका 10 कैश नहीं तो आप 10 रुपये उसे पेन के में दे दोगे। या सपोजली आप स्कूल में जाते हो, आपकी बाइक या एक्टिवा या साइकिल खड़ा करने के आपको स्टैंड पे टोकन चार्जेस देने होते हैं, तो वो टोकन जो स्कूल इशू करता है आप उसी टोकन में पे कर सकते हो, राइट। क्यों? क्योंकि उस टोकन की वैल्यू है, वो स्कूल अथॉरिटीज़ उसे रिडीम कर देंगी। तो उस टोकन में वैल्यू कहाँ से आ रही है? क्योंकि स्कूल अथॉरिटीज़ उसे रिडीम कर देंगी। अगर स्कूल अथॉरिटीज़ बोलेंगे हम किसी टोकन वोकन को नहीं जानते, तो आपसे आपके साइकिल स्टैंड वाला वो टोकन लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, राइट। तो आप ये समझिए कि अगर किसी भी चीज़ की पेमेंट, अगर गुड्स या सर्विसेज की हम पेमेंट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि उस चीज़ में या तो वैल्यू है अपने आप में, या फिर वो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किसी और चीज़ की। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्कूल में पेमेंट करने वाली बात करी थी, तो आपका टोकन एज अ मनी क्यों यूज़ हो रहा है?
उस टोकन की तो इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं आप उस टोकन को लेकर के अगर दिल्ली चले जाएंगे तो दिल्ली में भी बिक जाएगा। वो आपके स्कूल के अंदर अंदर वैल्यू है। वैल्यू कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो एक रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल मनी जो स्कूल अथॉरिटीज़ आपको देने वाली हैं। जब आप जो आपका कलेक्टर है जो टोकन कलेक्ट करता है, जब वो जाकर स्कूल अथॉरिटीज़ को सबमिट करेगा तो उसे उसका रियल वैल्यू मिल जाएगी, रियल मनी मिल जाएगी जितने भी उस टोकन की वर्थ होगी। तो इससे पता क्या चल रहा है आपको कि वैल्यू अगर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तभी हो सकती है अगर उसमें एक्चुअल वैल्यू हो, उसकी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ना कहीं हो। तो ये 2 पॉइंट्स है जो मेजरली आपको अभी समझने हैं। तीसरा पॉइंट है कि वेरीफाइबल रिकॉर्ड, कि एक रिकॉर्ड भी आपका जो है वो मनी के इक्विवेलेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल की जैसे पेमेंट स्लिप्स होती हैं, तो आप स्कूल में फ़ीस पे करते हो, फीस के बदले में आपको एक पेमेंट स्लिप मिल जाती है। अब वो स्लिप भी आपके एज अ मनी यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि आप अगले 3 महीने या फिर 6 महीने या 1 साल तक जितने भी आपका फ़ी का स्ट्रक्चर होता है, या 1 महीने तक भी फॉर एग्जांपल, आप वो फ़ी स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने फ़ीस पे करी है, तो आप उसे मनी पैसे नहीं दोगे, आप उसे वो फ़ी स्लिप दिखा दोगे। अब वो स्लिप क्या है? वो एक रिकॉर्ड है और वो वेरीफाइड है बाय योर स्कूल। तो स्कूल स्टैम्प करके देता है ना। स्टैम्प करने का मतलब क्या होता है कि उसे वेरीफाई कर दिया। अगर कोई भी वेरीफाइबल रिकॉर्ड को वो स्टैम्प कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक मनी का काम कर सकता है। तो मनी के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी है। कौन सी? सबसे पहली कि वो जनरली एक्सेप्टेड यानी कि ट्रस्ट होना चाहिए उसमें। दूसरी, वो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए काम करे यानी कि उसमें वैल्यू होनी चाहिए। तीसरी क्या है कि वो वेरीफाइबल रिकॉर्ड भी हो सकता है। रेस्ट बाकी सब तो आपको एक बार के लिए समझ आ ही गया होगा। द मेन फंक्शन ऑफ मनी आर डिस्टिंग्विश एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए कि मतलब कि अगर आप किसी के साथ भी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो उसके वाया वैल्यू एक्सचेंज कर सकें। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी कि आपने अपने फ्रेंड से ऐसे लिखवाया तो आप उसे मनी में पे कर पा रहे हैं ना। तो आप चाहे उसे पैसों में पे कर दीजिए, 10 रुपीज़ का नोट दे दीजिए या अपने 10 रुपीज़ का पेन दे दीजिए। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। यूनिट ऑफ अकाउंट, तो अकाउंट का यूनिट होना चाहिए कि आप उसे अकाउंटेबल, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास, अगर हम लोग रुपये को यूज़ कर रहे हैं तो वो यूनिट ऑफ अकाउंट है ना कि 10 रुपीज़ है तो हम उसमें देख सकते हैं कि अच्छा ये 10 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल। और अगर 2 रुपये तो वो 2 रुपये डिस्टिंग्विशेबल है तो उनके ऊपर लिखा होता है, तो आप 2 रुपीज़ को 10 रुपीज़ से डिस्टिंग्विश कर पाओगे ना। तो यूनिट ऑफ अकाउंट है उसमें। स्टोर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। स्टोर ऑफ वैल्यू पे हम दोबारा आते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू होने का मतलब क्या है कि स्टोर ऑफ के अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट। तो स्टोर ऑफ वैल्यू आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी मनी अगर स्टोर ऑफ वैल्यू रहेगा यानी कि उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू हमेशा उसकी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे मनी की वैल्यू बढ़ेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, कि अगर आप उसे कहीं पर भी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए कि उससे आप पेमेंट कर सकें, राइट। एनी आइटम और वेरीफाइबल रिकॉर्ड दैट फुलफिल दिस फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज मनी, राइट। तो अभी तक मैंने आपको जितना समझाया वो आपको समझ आ गया। मेन अब आपका क्या पेंडिंग है? हमारा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर पेंडिंग है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए। ये हम आगे 3rd लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल जब हम डिफरेंसेस बिटवीन मनी एंड करेंसी समझेंगे। नेक्स्ट हम इसमें इसी लेक्चर में समझ रहे हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी इवॉल्व कैसे हुई, कि मनी की एवोल्यूशन हुई कैसे। तो सबसे पहले क्या था? बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम में क्या था कि फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ यू हैव ऑरेंजेस तो आप, और मेरे पास एप्पल्स हैं तो आप मेरे एप्पल्स ले सकते हैं और मेरे को आप कुछ परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस दे सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बनाना चाहिए तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे को कोई तीसरा बंदा लेकर आना पड़ेगा जिसको आप सपोजिटली ऑरेंजेस चाहिए होंगे, तो आप उसे ऑरेंजेस देंगे, मैं उसे वो आपको बनाना देगा, और आपको एप्पल्स चाहिए तो आप मेरे को बनाना देंगे और मेरे से एप्पल्स ले लेंगे। बट अब ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, राइट। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए तो काम कर रहा था बाटर सिस्टम, बट मैक्रो लेवल पे बहुत बुरी तरह से फेल हो जा रहा था। तो बाटर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस कभी नहीं संभाल सकता और एक बंदे को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है और अलग अलग क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है, राइट। तो वो उसको उसमें कोई भी एक मैक्रो ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही थी, बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही थी और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रही थी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेकर आए? हम स्टैंडर्डाइजेशन लेकर आए बाटर सिस्टम में यूजिंग अ कॉमन मीडियम। तो हमने बोला कि अगर तुम्हारे पास क्या नाम है ऑरेंजेस हैं और मेरे पास एप्पल्स हैं तो हम दोनों डायरेक्टली नहीं बार्गेन करेंगे, डायरेक्टली बार्टर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? बीच में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख लेंगे।
हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ हुई हैं। एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज वीट भी यूज़ हुई है, स्टोन्स यूज़ हुए हैं, राइट। एंड इवेंचुअली काफ़ी हद तक काफ़ी देर बाद जाकर गोल्ड यूज़ होना शुरू हुआ। प्रॉब्लम क्या थी? सपोजली वीट में प्रॉब्लम क्या थी कि वीट पेरिशेबल था, कि वीट थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाती थी। स्टोन्स में प्रॉब्लम क्या थी कि आप कहीं से भी पत्थर उठा के उसको एज ए करेंसी बनाने लग गए थे लोग, तो वो सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी। तो इसमें फिर इवेंचुअली हमने क्या करा, हमने गोल्ड को चूज़ करा एज अ स्टैंडर्ड कॉमन मीडियम जिस पे हम बार्टर कर सकें। तो फॉर एग्जांपल हो क्या रहता है कि अगर आप मुझे ऑरेंजेस बेच रहे हैं तब भी आप मेरे से गोल्ड ही ले रहे हैं, एप्पल्स नहीं ले रहे, और अगर मैं आपको एप्पल्स बेच रहा हूँ मैं भी आपसे गोल्ड ही ले रहा हूँ, ऑरेंजेस नहीं ले रहा, तो वो ट्रांजेक्शन तो फिर भी हो रही थी कि एप्पल फॉर ऑरेंजेस जो फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया था वो अभी भी ट्रांजेक्शन हो पा रही है, बट वाया गोल्ड हो रही है। तो अब अगर मुझे उससे बनानास भी लेने तो मैंने जो आपसे गोल्ड लिया वो मैं आगे जाके बनानास वालों को दे दूंगा और उससे बनाना ले लूँगा। तो इससे ये ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई। थर्ड पार्ट आया इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए और डिविजिबल बनाने के लिए और ट्रेड इजी करने के लिए हमारी पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी मतलब कि कॉइन्स, पेपर, ये सब करेंसीज आई, और जो इसके साथ उन्होंने क्या करा कि इसको बैक कर दिया गोल्ड के साथ। मतलब कि अब थर्ड मीडियम आ गया, बैंक या सेंट्रल बैंक्स आ गए, और उनको क्या करा कि उनके पास हमने गोल्ड दे दिया और उन्होंने गोल्ड के बदले में हमें पेपर करेंसी इशू कर दी कि अच्छा भैया ये नोट ले लो और तुम लोग एक्सचेंज कर लो, जब भी तुम्हें गोल्ड चाहिए होगा इसके बदले तो हम आपको मेरे को आके पेपर करेंसी देना और मेरे से अपना गोल्ड ले जाना, राइट। तो इसको बोला उन्होंने हमने कि इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी बट बैक्ड बाय रियल एसेट, कि हम जब भी चाहे अपनी पेपर करेंसी दे करके गोल्ड ले पा रहे थे। बट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल बैंक्स थे, वो इवेंचुअली इतने ग्रीडी हो गए कि उन्होंने इतना ज़्यादा पेपर करेंसी छाप के देते कि उनके पास अल्टीमेटली गोल्ड नहीं था। तो जब फिर उनको ये डर था कि लोग आके अगर वापस मांगेंगे तो हम कैसे देंगे, हमारे पास तो गोल्ड है ही नहीं अब, राइट। तो वो पेपर करेंसी इशू करते गए और उनके पास गोल्ड था नहीं, तो हम लोग भी ट्रेड करते गए। तो उन्होंने क्या करा, 1971 में इवेंचुअली फिएट करेंसी, जो हमारी मॉडर्न डे जो आज हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो INR है चाहे डॉलर्स है, किसी भी तरह की जो करेंसीज है वो फिएट करेंसी उन्होंने इशू की, जो कि बैक्ड बाय ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट थी, जो रियल गवर्नमेंट गोल्ड से बैक नहीं थी। 1971 में उन्होंने सारे गोल्ड स्टैंडर्ड्स हटा दिए, मतलब कि अब करेंसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, उसके बदले में वो गोल्ड से बैक्ड नहीं थी और उसके बदले में हम गोल्ड नहीं ले सकते थे। तो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी ने शेप कैसे ली और मनी सिस्टम में आई कैसे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल मनी, कि एक आइडियल मनी एक्चुअली है क्या और एक आइडियल मनी की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मनी की, वो है फंजेबल। फंजेबिलिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी है, कि आप कभी भी किसी को भी अगर 1 रुपी है तो आप 1 रुपी से एक्सचेंज कर सकते हैं, उसकी सेम वैल्यू है। तो फंजेबिलिटी का मतलब क्या है कि 2 यूनिट्स की हमेशा सेम वैल्यू होनी चाहिए। सेम केस गोल्ड के साथ भी है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, अगर वो सेम कैरेट है, उसकी प्योरिटी सेम है, तो आप उसे हमेशा एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ड्यूरेबल, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वीट भी यूज़ हुआ था कॉमन वर्ड, बट वो क्या था कि ड्यूरेबल नहीं था, विद पैसेज ऑफ टाइम वो ख़राब हो गया था। पेपर करेंसीज भी जैसे अभी पीछे काफ़ी ज़्यादा टॉक्स में था कि हमें पेपर करेंसी की जगह हमें प्लास्टिक नोट्स लेकर आने चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे आर मोर ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए आपकी मनी में या करेंसी में जो भी है, तो उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्टेबिलिटी, अगर एक करेंसी है तो उसकी में पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ऑयल को एज अ करेंसी यूज़ करूँ, राइट, या वीट को एज अ करेंसी यूज़ करूँ, मुझे किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है तो मुझे कितनी ज़्यादा वीट लेकर जानी पड़ेगी उसको वो 1 लाख की पेमेंट करने के लिए, राइट, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो करेंसी पोर्टेबल होनी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी ईजी हो। गोल्ड 1 लाख रुपये का कितना, इतना सा आएगा, लेके जाना कितना ज़्यादा ईजी है, तो हम ईजिली लेकर जा सकते हैं। डिविजिबल, तो जो भी हमारी करेंसी है उसको वो डिविजिबल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें छोटी छोटी पेमेंट्स करनी है तो हम कर पाएँ। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो रुपये के लिए 2000 का नोट है, फिर वो डिविजिबल है 500 के नोट्स में, फिर वो भी आगे डिविजिबल है 200 के 100 के नोट्स में, फिर वो भी आगे डिविजिबल है 50 और 10 के नोट्स में, फिर वो भी आगे डिविजिबल है 1 रुपये 2 रुपये कॉइन में, और फिर वो 1 रुपये का कॉइन भी आगे डिविजिबल है पैसोज में। तो क्या है कि डिविजिबिलिटी बहुत है कि अगर आपको छोटी छोटी पेमेंट्स करनी है तो आप कर पाओ। तो मनी आपकी डिविजिबल होनी चाहिए। रिकग्नाइजेबल, तो आपकी जो भी मनी है वो मैक्रो लेवल पे रिकग्नाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 500 रुपये का नोट बैंक से लेते हैं, आप कल को दिल्ली चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, बैंगलोर चले जाते हैं, चेन्नई चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहाँ पे भी एक्सेप्ट होगा ना
क्यों? क्योंकि वो अक्रॉस द टेरेन रिकग्नाइजेबल है, बट एट द सेम टाइम अगर वो आप यूएस चले जाते हो तो वहाँ पे रिकग्नाइज नहीं करना होगा वो, तो आपको वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? यूएस डॉलर लेना पड़ेगा। तो आपका जो मनी है वो रिकग्नाइजेबल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्स्थ इज अगेन स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि उसको अपनी वैल्यू सस्टेन करनी है विद पैसेज ऑफ टाइम। कैसे? कि अगर वो जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है साथ साथ में उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए और उसमें और ज़्यादा वैल्यू इनपुट होती जानी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर जैसे जैसे अगर कोई चीज़, अगर एक मनी है मैं उसे स्टोर करके रखता हूँ, राइट, तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं उसमें स्टोर करता हूँ तो उसकी वैल्यू भी साथ में स्टोर हो। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये का नोट अगर आप स्टोर करते सपोज 1947 में, तो आज उसकी वैल्यू कुछ 11 पैसे होती, तो स्टोर ऑफ वैल्यू तो वो नहीं है। बट अगर आप गोल्ड तब लेते हैं तो गोल्ड तब 88 रुपीज़ का था, तो आज वो 48,000 का होता पर 10 ग्राम्स, तो वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता कहीं ना कहीं। तो आपको स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए अगर आप उसे स्टोर करके रखेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मनी के केस में, राइट। तो हम इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं? हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि मनी इज़ समथिंग दैट इज़ इक्वलेंट टू ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट किस पे होना चाहिए? समथिंग पे, नॉट समवन पे। हमें किसी भी एक चीज़ के ऊपर अगर हम ट्रस्ट करते हैं, अगर मनी होती है उसमें वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू कहाँ से आएगी? ट्रस्ट से आएगी। ट्रस्ट किसी चीज़ पर होना चाहिए, किसी बंदे पर नहीं, क्योंकि अगर आप बंदे पर ट्रस्ट करो तो क्या होगा कि वो कभी भी फ्रॉड कर सकता है, कभी भी फ्लॉड हो सकता है, और अगर कभी बेईमान हो गया तो आपकी सारी की सारी जो ट्रस्ट है तो उसकी जो ट्रस्ट गिर जाएगा, ट्रस्ट गिर जाएगा तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। तो मनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वैल्यू पे। वैल्यू किससे आती है? ट्रस्ट से। ट्रस्ट हमें किस पे करना चाहिए? किसी चीज़ पे करना चाहिए, बिकॉज किसी चीज़ में इमोशनल सेंटिमेंट्स नहीं होते जो उससे करप्ट कर सके। बट अगर हम किसी बंदे पे करेंगे ट्रस्ट तो हमेशा हमेशा क्या होगा कि हम अब वो करप्शन के लिए प्रोन रहेगी और हमेशा गिर सकती है, राइट। थैंक यू गाइस। ये फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे करेंसी के बारे में।